नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं 12 बजे की बड़ी खबरों की ओर, जहां कांग्रेस ने प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों को लेकर अपनी रणनीति को तैयार करना शुरू कर दिया है। इसी के साथ कांग्रेस 2009 में जीती हुई 21 सीटों पर फोकस करने की तैयारी में है और इन 21 सीटों में से 12 एमपी की हैं। पार्टी ने यह फैसला प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक में लिया और पार्टी नेताओं ने कहा कि 80 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी रखनी होगी। इसमें साल 2009 में जीती गई 21 सीटों पर विशेष फोकस भी होगा। इन 21 पर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में फ्रंटल संगठन अलग अलग कार्यक्रम भी करेंगे। तो देखिए, 2009 में कांग्रेस ने जिन 21 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी, उस पर अब खासा फोकस भी रखा है। उसके लिए खासी रणनीति भी तैयार की जा रही है। तो वहीं कांग्रेस कार्यालय पर जो बैठक हुई है, उसमें साफ तौर पर सभी कार्यकर्ताओं के साथ ही पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है कि यूपी की सभी 80 सीटों पर लड़ने की तैयारी को फिलहाल पूरा रखना होगा। बाकी जो भी फैसला होगा वो आला कमान के डिसीजन के बाद ही लिया जाएगा कि यूपी में कितनी सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारती है। रुक करते हैं विभांशु का, जो इस खबर पर तमाम अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विभांशु, 2009 में जीती हुई 21 सीटों पर कांग्रेस का खासा फोकस है। किस तरीके से उन 21 सीटों की रणनीति तैयार की जा रही है विभांशु? जी बिल्कुल मुस्कान, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से शीर्ष नेतृत्व की एक अहम बैठक हुई, जिस बैठक में उत्तर प्रदेश में 2009 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं देखें तो कांग्रेस को 21 सीटें हासिल हुई थी। इन 21 सीटों पर कहीं ना कहीं एक विशेष तरीके से एक रोड मैप बनाया जा रहा है, एक स्ट्रेटेजी बनाया जा रहा है, जिसके तहत 2024 के लोकसभा चुनाव को लड़ने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी है। अगर बात की जाए तो बैठक में 80 सीटों पर कहीं ना कहीं मंथन किया गया और 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात भी कही गई। अगर बात की जाए तो इन 21 सीटों पर अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं देखे तो उत्तर प्रदेश में दूसरी बड़ी पार्टी बनकर 2009 के जनरल इलेक्शन में निकल के आई थी। वहीं समाजवादी पार्टी के खातों में 23 सीट गई थी। अगर बात की जाए तो इसमें जो तमाम नेता थे, जो कहीं ना कहीं सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरपुर, कुशीनगर समेत तमाम लोकसभा क्षेत्रों से जीत कर आए थे, वहां पर पार्टी एक विशेष रूप से अभियान और साथ ही साथ कार्यक्रम के माध्यम से एक बार फिर उन सीटों को अपने पाले में लेने का प्रयास करेगी। अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो विगत 10 सालों से, यानी कि एक दशक से अपने खोए जमीन को तलाशने में कहीं ना कहीं लगातार कार्य कर रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं लड़कियों पे दाव खेला गया। लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारे के तहत विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में लड़ी थी और एक बार फिर नए फार्मूले के तहत अगर बात की जाए तो 2009 के इलेक्शन के तहत जिन 21 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी, वहां पर अपने संगठन को पूरी तरह से लगाकर और एक बार फिर वहां पर जो जनता है उसको अपने पक्ष में करने की तैयारी में है। ठीक है, देखिए विभांशु, ये कहा जा रहा है कि जो फ्रंटल संगठन है ये विधानसभा क्षेत्रों की उन सीटों पर काम करेगा जहां 2009 में 21 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। फ्रंटल संगठन में किस किस को फिलहाल सदस्य बनाया गया है और ये किसकी अध्यक्षता में बनाया गया है? जी अगर बात की जाए तो साफ तौर से देखें तो कांग्रेस की तरफ से जो फ्रंट लाइन के जो फ्रंटल संगठन का बात कहा जा रहा है, उसके नामों का भी ऐलान नहीं हुआ है मुस्कान। आने वाले दिनों में तमाम नेताओं को कहीं ना कहीं अलग अलग लोकसभा क्षेत्र, जो 21 लोकसभा क्षेत्र हैं जहां कांग्रेस को कामयाबी हासिल हुई थी 2009 के चुनाव में, उन सीटों पर तमाम पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी आने वाले दिनों में और वो नेता जाकर एक बार फिर जो कांग्रेस की खोई हुई जमीन है उसको वापस से पाने के लिए कार्य करेंगे। साफ तौर से देखा जाए तो तमाम समीकरण को ध्यान में दिया जाएगा और जनता कहीं ना कहीं अगर देखें तो 21 के साथ साथ 2019 के और 2014 के और 2009 के चुनाव में जहां कांग्रेस पार्टी दूसरे पायदान पे रही है, उसको भी कहीं ना कहीं विशेष ध्यान रखते हुए कांग्रेस वहां काम करते हुए नजर आएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने प्रांतीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी की अगुवाई में कहीं ना कहीं अपने अभियान कार्यक्रमों को चला रही है। मगर देखा जाए तो निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कहीं ना कहीं कहीं बेहद शर्मनाक स्थिति में अपने रिजल्ट को पाई थी। अब कड़ा चुनौती होगा कांग्रेस पार्टी के लिए कि अगर बात करें तो साफ तौर से फोकस उन सीटों पर रखा गया है
जहां पर कांग्रेस पार्टी बीते 3 चुनाव में सेकंड पोजीशन पर यानी कि रनरअप रही है और 2009 की 21 सीटों पर पूरा फुल फोकस रखा जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन देखिए विभांशु, जो प्रदेश कार्यालय पर बैठक हुई है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि लोकसभा की सभी 80 सीटों पर लड़ने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से लेकर पदाधिकारियों को तैयार रहना होगा और डटकर मेहनत करनी होगी। लेकिन विभांशु, आज भी जमीनी स्तर पर कांग्रेस उतनी एक्टिव नहीं है जितना एक्टिव कांग्रेस को होना चाहिए था लोकसभा चुनाव के लिए। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव के नतीजों को अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के अंदर में महज 2 सीट कांग्रेस पार्टी जीत पाई थी और वही अगर बात की जाए तो निकाय चुनाव में भी कांग्रेस कुछ खास नहीं कर पाई थी, मगर लोकसभा चुनाव में बेहतर परिणाम के उद्देश्य से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अब आने वाले दिनों में अपने अभियान और कार्यक्रम और नेताओं की कहीं ना कहीं प्रस्तावक और साथ ही साथ तमाम जिम्मेदारियों को देकर एक बार फिर अपने संगठन को मजबूती से खड़ा करने में लगी हुई है। अगर बात की जाए तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी कल एक बैठक किए थे, जिस बैठक में तमाम जिलों के बड़े नेताओं को हिस्सा बनाए थे, उनसे तमाम मुद्दों पर चर्चा किए और नामों को लेकर भी चर्चाएं तेज होगी कि कौन उम्मीदवार होगा। इसके लिए कांग्रेस पार्टी के तमाम दिल्ली दरबार के नेता इन 21 सीटों पर जाएंगे पर्यवेक्षक के तौर पर और समीक्षा करेंगे कि कौन से प्रत्याशी को उतारा जाए और किन मुद्दों को अगर बात किया जाए तो कांग्रेस एक बार फिर कहीं ना कहीं 21 सीट समेत जहां पर रनअप रही है वहां अपने खाते में कर सके। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, पाकिस्तान की सीमा हैदर जासूस है या फिर प्रेमिका, ये सवाल अब जोर शोर से देश के हर एक कोने में सुनने को मिल रहा है। 15 दिन बाद भी इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है और सोमवार को यूपी एटीएस ने उससे 8 घंटे तक पूछताछ भी की। साथ ही उसके चाचा और भाई के पाकिस्तानी आर्मी में होने पर भी सवाल किए। देर रात सीमा को वापस घर पर छोड़ दिया गया था और सीमा, सचिन और उसके पिता को मंगलवार सुबह यानी कि आज फिर एटीएस पूछताछ के लिए ले गई है। मुंबई पुलिस को सीमा को पाकिस्तान भेजने और 26/11 जैसे हमले की धमकी मिलने के बाद इनके घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। आईबी ने सवाल दागते हुए पूछा कि जब सीमा और उसके 4 बच्चों के पास टूरिस्ट वीजा नेपाल का था तो वो बॉर्डर क्रॉस करके आखिर भारत में कैसे घुस गई? कहां गड़बड़ी हुई है या चूक है या फिर ये कोई साजिश? अब ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिसको जानने की कोशिश यूपी एटीएस कर रही है, क्योंकि लगातार सीमा हैदर से पूछताछ का दौर जारी है। बीते दिनों भी सीमा हैदर के साथ ही साहिल से भी पूछताछ की गई थी। तो वहीं अब ये भी कहा जा रहा है कि तमाम सवाल ऐसे हैं जिसके जवाब जानने की कोशिश कर रही है यूपी एटीएस। तो देखिए, सीमा और सचिन की लव स्टोरी को लेकर के तमाम सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सीमा बॉर्डर पार करते हुए अपने बच्चों को लेकर भारत में घुस गई, तो अब लगातार उस पर ये राजनीति गरमाई हुई है कि क्या वाकई में ये प्यार है या फिर कोई साजिश है जिसके तहत सीमा हैदर की एंट्री भारत में हुई है। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि सीमा हैदर के भाई और उसके 1-2 रिश्तेदार पाकिस्तानी सेना में तैनात है। ऐसे में अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये कोई साजिश है और सीमा हैदर को किसी साजिश के तहत भारत भेजा गया है। तो इस खबर पर हमारे सहयोगी कलीम लाइव तमाम अपडेट को लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए कलीम, यूपी एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। बीते दिनों जिस तरीके से सचिन के साथ ही सीमा से पूछताछ हुई, इस दौरान कौन कौन से ऐसे जवाब है जिसको जानने की कोशिश करती हुई यूपी एटीएस नजर आई है? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से आपको मालूम है कि सीमा हैदर और सचिन की जो लव स्टोरी का जो मामला है वो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और इसमें कई ऐसे खुलासे भी हो रहे हैं, जैसे कि सीमा हैदर के पास कई पासपोर्ट मिलना,
जो आइडेंटिटी है, इसके साथ ही जो सीमा हैदर के चाचा की बात की जाए या फिर भाई की बात की जाए, पाकिस्तानी आर्मी में होना, इसके साथ सीमा हैदर जो 4 बच्चों के साथ नोएडा पहुंची, जैसे कि पहले दुबई गई, फिर दुबई से नेपाल और नेपाल से बस के रास्ते भारत के नोएडा में दाखिल हुई, यानी कि दिल्ली से सटे हुए एरिया नोएडा में दाखिल हुई। फिलहाल इस मामले में नोएडा भी जब पहुंची तो चोरी छुपे पहले शादी करना, फिर एकाएक लोगों के बीच में पहुंचना। इस मामले में जब गिरफ्तारी की गई थी, फिलहाल कोर्ट ने जमानत तो दे दी, लेकिन जमानत के बाद लगातार उस पर निगाह बनाई गई थी। फिलहाल आईबी की तरफ से जिस तरीके से एटीएस को जो इनपुट दिए गए थे, इनपुट के आधार पर कल यूपी एटीएस की टीम ने पति पत्नी और बच्चों को हिरासत में लिया था, उसके बाद पूछताछ की गई थी। इसी बीच जो बात की जाए, जिस तरह से मुंबई से सीमा हैदर को धमकी दी गई थी और उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था का जो घेरा है वो भी मजबूत किया गया था और फिलहाल 10 घंटे से अधिक समय तक उससे पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद जब रात को उसको घर छोड़ा गया तो उस दौरान भी जो सुरक्षा का घेरा है वो मजबूत किया गया। लेकिन सवालों की जो बात की जाए कि आखिर किस तरह के सवाल पूछे गए, क्योंकि साल 2019 में जब पबजी गेम के दौरान सचिन और सीमा हैदर की जो मुलाकात हुई थी पबजी गेम के जरिए, उसके बाद दोनों जब नेपाल के काठमांडू में रुके हुए थे 7 दिनों तक, तो आखिर वो लोग कहां कहां गए, किससे मुलाकात हुई, आखिर जो बस का सफर किया गया उस सफर में किसने मदद की, यानी कि दुबई से जब नेपाल पहुंचे थे तो नेपाल में कौन ऐसे एजेंट थे जिन्होंने इनकी मदद की और इनको पैसा मुहैया कराया, क्योंकि सीमा हैदर जिस तरीके से वहां से भाग के आई थी और आखिर इसके सहयोगी कौन कौन रहे। और दूसरी चीज, जब सचिन से सीमा हैदर मिली थी तो सचिन ने अपने पिता से मुलाकात सीमा हैदर के घर के बजाय जंगल में ले जाकर के कराई थी। आखिर क्या वजह थी कि शुरुआती दौर पे वो घर नहीं ले गया? ऐसे कई सवाल है जिसको लेकर सचिन भी सवालों के घेरे में लगातार फंसता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए कल बीते दिनों तो 10 घंटे तक पूछताछ हुई और आज एक बार फिर से पूछताछ का दौर जारी है। आज किन किन से पूछताछ हो रही है? देखिए मुस्कान जी, आज भी फिलहाल सीमा हैदर और उनके पति को हिरासत में लिया गया है और फिलहाल आज जो यूपी एटीएस का हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर से भी एक टीम नोएडा पहुंची है, क्योंकि अभी तक जो नोएडा की जो एटीएस यूनिट थी वो पूछताछ कर रही थी। स्थानीय पुलिस फिलहाल इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रही थी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि घर के आसपास सुरक्षा का घेरा जो स्थानीय पुलिस है उसके द्वारा बनाया गया था। लेकिन इस मामले में जो पुलिस है वो अपनी जांच अलग कर रही है, एटीएस की टीम अपनी पूछताछ अलग कर रही है। इसके साथ जो आईबी की बात की जाए, इंटेलिजेंस ब्यूरो, वो भी कहीं ना कहीं आज इस मामले में पूछताछ कर सकते हैं, क्योंकि जो साजिशों की बात की जाए कि साजिश के तहत ये पूरा लव एंगल बनाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हाल ही के दिनों में एक जो घटना हुई थी उस घटना को भी लेकर के पूरी साजिश सीमा हैदर से जुड़ रही है, क्योंकि सीमा हैदर जिस तरीके से सवालों के घेरे में आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से उसकी भाषाएं हैं, चाहे अरबी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे अंग्रेजी हो, क्योंकि ये सभी भाषाओं में जिस तरीके से उसकी बातें आ रही है। और इसके साथ जो सीमा हैदर का पति है जो दुबई में नौकरी कर रहा है, उसके द्वारा भी साफ कहा जा रहा था, क्योंकि भारत सरकार से वो भी लगातार गुहार लगा रहा था कि या तो उसके बच्चों को पाकिस्तान भेज दिया जाए या फिर उसकी पत्नी और बच्चों को दोनों को पाकिस्तान भेजा जाए। फिलहाल सीमा हैदर पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा कहा जा रहा है कि वो अपनी पूरी जिंदगी सचिन के साथ बिताना चाहती है। लेकिन कलीम देखिए, सीमा हैदर पर जो लगातार सवाल उठ रहे हैं और जो तमाम कई पहलू निकल के सामने आए हैं, उसमें 4 फोन्स का भी जिक्र किया गया है। उन 4 फोन्स की डिटेल क्या कलीम अभी तक सामने आ पाई है? देखिए मुस्कान जी, जो सिमों की बात की जाए, फोन की बात की जाए, क्योंकि जो फोन है उसमें एक में जो सिम पाकिस्तान का मिला था, क्योंकि जिस तरीके से उसका भाई पाकिस्तानी आर्मी में, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ये पूरी साजिश के तहत जो इस तरीके से उसके पास से फोन मिले, लेकिन फोन से जो चीजें मिली हैं वो अभी तक सामने नहीं लाई गई हैं कि आखिर उससे क्या क्या चीजें मिली हैं। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि वो पूरी तरीके से साजिश के तहत भारत आई है और भारत में एक किसी बड़ी साजिश को रच रही है, क्योंकि ये केवल एक लव ट्रायंगल बताया जा रहा है, क्योंकि एकाएक आना और शादी करके घर में दाखिल होना ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्योंकि साल 2019 में जिस तरीके से प्यार मोहब्बत की बातें जो हुई, उसके बाद नेपाल में जाकर के 7 दिनों तक साथ में ठहरना और जगह जगह घूमने जाना, तो आखिर जो पूरा एजेंट था वो एजेंट कौन था? क्योंकि इस साजिश में कहीं ना कहीं एक बड़ी कड़ी है, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है अभी हाल ही के दिनों में जो घटनाएं बढ़ी हुई हैं, उन घटनाओं में एक साजिश कही जा रही थी। उसी साजिशों के बीच सीमा हैदर का भी यहाँ पे पहुंचना तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और फिलहाल इस मामले को लेकर जिस तरीके से एटीएस के जो अधिकारी दावा कर रहे हैं कि जो उसके पास से दस्तावेज मिल रहे हैं, जो आइडेंटिटी कार्ड मिल रहे हैं, जो सिम कार्ड मिले हैं, फोन मिले हैं, उनके आधार पे कहीं ना कहीं सीमा हैदर की गिरफ्तारी भी की जा सकती है। फिलहाल इससे पहले धन्यवाद कलीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
रुक करते हैं अगली खबर का, जहां प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सड़क हादसों पर अंकुश के लिए 23 ब्लैक स्पॉट सुधारे जाएंगे। शासन ने इसके लिए लोनीवी को 5 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित कर दिया है। इसके तहत बाराबिरवा चौराहा, चंद्रिका देवी मार्ग, विजयनगर समेत कई सड़कों को दुरुस्त करने का दिशा निर्देश दिया गया है। सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए पीडब्ल्यूडी ने स्पीड कम करने वाली तकनीकी टेक्सचर सेफ्टिंग से 23 ब्लैक स्पॉट घोषित किए हैं। उन मार्गों पर स्पीड कम करने के लिए सड़क की पूरी चौड़ाई और मार्ग के 6 फीट लंबाई कट स्टोन सीमेंट मसाल में लगाया जाता है। साथ ही सीमेंट कंक्रीट मसाले से दोनों ओर रैम्प्स बनाया जाता है। और बीते साल तेज रफ्तार के कारण यूपी में लखनऊ समेत केवल 20 जिलों में ही 9000 के करीब लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही थी। परिवहन विभाग की रोड सेफ्टी सेल की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रोड सेफ्टी सेल ने 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक हुए सड़क हादसों पर सर्वे रिपोर्ट तैयार की है। इसके मुताबिक बीते साल 75 जनपदों में कुल सड़क हादसों में 22,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। इनमें से केवल 20 जिलों में ही 43% यानी 9,715 लोगों को जान गंवानी पड़ी। इनमें राहगीर से लेकर बाइक और कार सवार भी शामिल थे। तो देखिए, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 23 ब्लैक स्पॉट को चिन्हित किया गया है, जिससे सड़क हादसों पर लगाम लगाई जा सके। तो रुक करते हैं रितेश का, जो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए रितेश, सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 23 ब्लैक स्पॉट चौराहे ऐसे हैं जिन्हें चिन्हित किए गए हैं। कौन कौन से चौराहों का चयन फिलहाल रितेश किया गया है? देखिए मुस्कान, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में और लखनऊ में खास तौर पर जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही थी लगातार, दिल्ली आईआईटी के जो टीम है उनके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है और लखनऊ के 23 प्रमुख चौराहों को ब्लैक स्पॉट घोषित किया गया। इसके लिए यहाँ पर 5 करोड़ रुपए का बजट भी पेश किया गया है, जिसमें से अभी 15 प्रमुख चौराहों पर काम शुरू करा दिया गया है। उन चौराहों का नाम मैं आपको बताऊंगा कि परिवर्तन चौक, आईटी चौराहा, स्टाफ तिराहा और सीएमएस स्कूल चौनौसी, 1090 चौराहा, सरपटगंज, इको गार्डन, पकड़ी पुल, वीआईपी रोड, भैंसापुर, मल्हौर, मटियारी, विजयनगर, बेटा और आईआईएम चौराहा। तो ये 15 कुल चौराहे हैं प्रमुख जो जिन पर अभी काम शुरू कर दिया गया है। ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के जो अधिशासी अभियंता महेश वर्मा है, उन्होंने ये जानकारी दी है कि इन जगहों पर काम कराया जा रहा है। यानी सड़क की जो चौड़ाई होती है उस पूरी चौड़ाई के लगभग ये काम पूरा कराया जा रहा है और इस पर एक स्ट्रक्चर सरफेसिंग का काम हो रहा है, जिससे जो एक्सीडेंटल दिक्कतें होती हैं, दुर्घटनाएं होती है, उससे कहीं ना कहीं बचा जा सकता है। तो इस सड़क सुरक्षा को लेकर के उत्तर प्रदेश में जिसके लोग निर्माण विभाग के मंत्री हैं जितिन प्रसाद ने, उन्होंने भी कवायद की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये साफ कह दिया गया है कि जो जिस तरीके से दुर्घटना बहुल क्षेत्र है उनका चिन्हीकरण कराया जाए और चिन्हीकरण कराने के बाद आज ये नतीजा है कि 23 प्रमुख चौराहे लखनऊ के चिन्हित किए गए हैं जिन पर काम कराया जाए। ठीक है, देखिए रितेश, 23 प्रमुख चौराहे तो चिन्हित किए गए हैं जहां पर काम कराया जाएगा ताकि सड़क हादसे ना हो। बाकी जो बचे हुए चौराहे हैं उनमें और इन चौराहों में आखिर अंतर किस तरीके से देखने को मिलेगा? देखिए, अभी ये जांच जो सौंपी गई थी दिल्ली आईआईटी के डिपार्टमेंट को और बीएचयू के आईआईटी डिपार्टमेंट को ये जांच की गई थी। उनके ऑडिट रिपोर्ट में ये 23 चौराहे पाए गए। हालांकि अगर लखनऊ में अभी पूरी तरीके से अगर सघनता से जांच की जाती है तो अभी और भी कई ऐसे चौराहे हैं जिनको जांच करना भूल गए हैं, उन जगहों पर पहुंच नहीं पाए हैं। जैसे अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ से अगर सिटी रोड की बात करते हो तो एक सेंट मैरी हॉस्पिटल है, अस्पताल है, उस चौराहे पे भी लगातार एक्सीडेंट बने रहते हैं। कुर्सी रोड पर अगर और आगे हम चलते हैं तो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भी भयानक एक्सीडेंट वहाँ पर होते हैं, दुर्घटना बहुल क्षेत्र भी है। तो पता नहीं कैसे ऑडिट में बीएचयू के ऑडिट में और दिल्ली आईआईटी के ऑडिट में कैसे ये जगह छूट गई, ये तो दिखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी भी कई ऐसे चिन्हित चौराहे हैं जहाँ पर ये समस्याएं जबकि तक बनी हुई है। देखिए, लेकिन रितेश, आप चौराहे तो अच्छे बनवा देंगे, जैसा कि पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी लगातार कह रहे हैं कि हादसे ना हो इसलिए चौराहे बना देंगे, लेकिन जो सड़कें हैं जिनमें गड्ढे हैं जो उस वजह से हादसे होते हैं उस पर कब लगाम लगेगी? बिल्कुल सही सवाल किया आपने मुस्कान, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योगी 2 सरकार बनी है, चाहे वह योगी 1 सरकार बनी, इसमें साफ तौर पर कही गया था कि गड्ढा मुक्ति अभियान चलाया गया था। जहाँ भी गड्ढे सड़कें थी उनको तत्काल भरने के आदेश भी दिए गए थे और भरा भी गया था, कई जगह कार्य भी हुए हैं।
लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जो अधिकारी थे, जो ठेकेदार थे, उनकी कहीं ना कहीं कमियां इसमें दिखती नजर आ रही, क्योंकि जो रोड अभी ताजे रोड साल भर पहले बनाए गए थे, उन पर डामर की कमी हुई या उन पर मटेरियल कच्चा निर्माण किया गया, जिसकी वजह से वो सतह ऊपर गया, एक ही बरसात नहीं झेल पाया वो रोड। तो कहीं ना कहीं ये भी कमियां रह रही है। तो ये सरकार की कमी नहीं है, सरकार अपने मानकों से काम कराती है, लेकिन निचले स्तर पे जिस तरीके से ठेकेदार कहीं ना कहीं गलती करते हैं और उसकी पूरी जिम्मेदारी अभियंताओं की होती है, जिम्मेदार विभागों की होती है, वो क्यों नहीं इस पर नजर रख पाते हैं, क्यों नहीं शिकंजा कसते हैं, आखिर ये समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं, ये तो एक सर्वे भी इसका भी कराया जाना चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर रखते हैं और वो उन्होंने साफ कह दिया है कि पूरे प्रदेश में जनता के हित में जो कार्य होगा उस कार्य को करें और किसी भी तरह की हीरा हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल्कुल, देखिए रितेश, सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए अक्सर देखा है कि जहां जहां कोशिशें की जा रही है वहां पर महज गड्ढे ही देखने को मिलते हैं, जो काम है वो अधूरा छोड़ दिया जाता है। ऐसे में अब 23 ब्लैक स्पॉट चौराहे चिन्हित कर लिए गए हैं और वहां पर भी काम जाहिर सी बात है कि या तो शुरू हो गया होगा या शुरू होने वाला होगा। कितने महीनों का समय लिया गया है कि काम पूरा हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि 23 ब्लैक स्पॉट चौराहे लखनऊ के प्रमुख चौराहे हैं, जिनमें से अभी 15 चौराहों पर काम शुरू कराया गया है। ये लखनऊ लोक निर्माण विभाग के जो शासी अभियंता मनीष वर्मा ने उन्होंने जानकारी दी है कि 15 चौराहों पे अभी तत्काल काम शुरू हो गया है। जैसे अभी आपने इमामबाड़ा देखा होगा, इमामबाड़ा के पास जो रोड बनी हुई है, जैसे वहाँ पर जो फ्रैंकिंग पत्थर जो लगे हुए हैं, उभरे हुए लगे हुए हैं, जिसका सबसे प्रमुख कारण ये है दुर्घटना बचने को कि वहाँ गाड़ियां जो जाती हैं उनकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो सबसे बड़ा कारण जो ये था, तो ये एक नई विधि अपनाई गई है, नई तकनीकी है, दिल्ली की तर्ज पर इसको यहाँ पर विकसित किया जा रहा है और रोडें बनाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं इससे दुर्घटना में कमी आएगी। लेकिन सबसे बिल्कुल, लेकिन रितेश, अब ये तो देखने वाली बात होगी कि वाकई दुर्घटना में कमी आती है या फिर सड़क हादसों का सिलसिला यूं ही बरकरार रहता है। धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जहां एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में बाढ़ का कहर है, तो वहीं दूसरी ओर मथुरा और आगरा में यमुना का पानी तबाही मचाने को तैयार है। आगरा में यमुना नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इससे बाढ़ का खतरा भी बढ़ जा रहा है। सोमवार को कैलाश गांव के पास का तटबंध टूटने से 13 साल बाद शहर में भी पानी आ गया और कैलाश मंदिर समेत कई मंदिरों में पानी भर गया। कैलाश गांव में पानी भर जाने से बलदेव की ओर के 6 गांवों का संपर्क शहरी क्षेत्र से पूरी तरीके से कट गया है। लोहिया नगर, तनिष्क, राजश्री और दयालबाग की कॉलोनियों में पानी भर गया और हालात को देखते हुए कैलाश मेला भी फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। शहर में यमुना किनारे बने 5 सीवेज पंपिंग स्टेशन एहतियातन बंद कर दिए गए हैं और यमुना में गिर रहे भैरो नाला, मंटोला नाला समेत छोटे बड़े नालों का बहाव भी उल्टा हो गया है। वही टोरेंट ने घाट के पास ट्रांसफार्मर के पानी में डूब जाने पर विद्युत आपूर्ति तक रोक दी है, जबकि कानपुर में बारिश के बाद गंगा नदी और पांडु नदी का जलस्तर भी काफी तेजी से बढ़ गया है। जलस्तर के चलते घरों में पानी भी भरना शुरू हो गया है। तो देखिए, यमुना में बाढ़ का असर अब तमाम यूपी के भी कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ यमुना दिल्ली में तबाही तो मचा ही रही है, तो वहीं अब यमुना का पानी आगरा और कानपुर में भी तबाही मचा रहा है। जहां एक तरफ आगरा में यमुना तबाही मचाने को तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ कानपुर में पांडु नदी और गंगा लगातार अब लोगों की मुसीबतों को बढ़ाना शुरू कर चुकी है, क्योंकि गंगा का जल स्तर बढ़ने से और पांडु नदी का जल स्तर बढ़ने से लोगों के घरों में पानी भरना शुरू हो गया है। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए कानपुर से हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए अनिल, कानपुर में गंगा नदी और पांडु नदी ने अपना रौद्र रूप धारण करना शुरू कर दिया है और लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा है और अब तो लोगों के घरों में भी पानी भरना शुरू हो गया है। राहत और बचाव का काम किस तरीके से किया जा रहा है? जी, बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस हिसाब से दिल्ली में एक बाढ़ की तबाही के बाद उत्तर प्रदेश में भी तबाही का मंजर सामने देखने को मिल रहा है। आप जैसा कि खबरें चल रही हैं कि आगरा और मथुरा में भी यमुना का जल स्तर बढ़ने की वजह से वहां भी बाढ़ आ चुकी है। ठीक उसी दिशा में आज कानपुर में भी, अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में जो गंगा है वो हरिद्वार से होकर आती है और हरिद्वार का गेट नंबर, हरिद्वार का डैम है, डैम के 10 नंबर के जो गेट है वो टूट जाने से जो पानी का बहाव तेज हो गया है और कहीं ना कहीं उसका प्रभाव
कानपुर में भी देखने को मिला है। लेकिन कानपुर में जिस हिसाब से जो प्रशासन है पूरी तरीके से एक्टिव मोड पे है, क्योंकि गंगा के सटे जो भी गांव हैं उनको खाली करा दिया गया है और साथ ही चेतावनी दे दी गई है कि सभी लोग अलर्ट हो जाएं, क्योंकि कभी भी किसी भी प्रकार का अनहोनी हो सकती है। बता दूं कि जिस हिसाब से जैसे गंगा के किनारे सिंहपुर है और कटरी गांव है और शुक्लागंज है, ये सभी गंगा के किनारे लगे हुए क्षेत्र हैं और लगातार प्रशासन इसकी निगरानी कर रहा है। निगरानी के साथ ही गांव वाले भी रात को हर डेली रात को जग रहे हैं, जगने के बाद में इसकी निगरानी कर रहे हैं। साथ ही बता दूं कि लगभग हर आधे घंटे में जो भी डैम है, डैम को जो भी कानपुर का जो बांध बना हुआ है गंगा बैराज, उसको हर आधे घंटे में चेक किया जा रहा है और चेक करने के साथ में जो भी पैमाना होता है पैमाने के तहत जांच की जा रही है। देखने वाली बात ठीक है अनिल, देखिए लगातार हर आधे आधे घंटे पर जो डैम है उसे चेक किया जा रहा है, लेकिन अगर हम मौजूदा वक्त की बात करें तो गंगा और पांडू दोनों का जल स्तर कहां पर पहुंच चुका है और खतरे के निशान से कितना नीचे है? जी बता दूं कि लगभग 12 घंटे में 8 सेंटीमीटर जो है पानी का जो बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि जिस हिसाब से जो डैम था, डैम में अभी ज्यादा खतरे की बात नहीं कही जा सकती, लेकिन जिस हिसाब से जल स्तर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं प्रशासन इसलिए अलर्ट मोड पे है। और बता दो कि जो पांडू नदी है वो गंगा से लगी हुई है और ये नदी है बहुत छोटी नदी है, लेकिन जो नदी है वो शहर के बीच से होकर जाती है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव, क्योंकि अभी लगभग 2 साल पहले कानपुर में कोरोना टाइम था, कोरोना टाइम से ठीक 1 साल पहले जिस हिसाब से जब समस्याएं सामने आई थी और गंगा का पानी बढ़ा था, गंगा का पानी बढ़ने के बाद में पांडू नदी का जल स्तर इतना बढ़ गया था कि कानपुर के जैसे पनकी क्षेत्र पूरी तरीके से डूब चुका था और नौबत की आ गई थी। जो वर्तमान में कंडीशन दिल्ली की चल रही है, ठीक यही कंडीशन कानपुर में पनकी और पनकी से जुड़े जो भी गांव थे उनके समस्या हुई थी। लेकिन जिस हिसाब से उसके बाद प्रशासन में एक्टिव हुआ था, एक्टिव होने के बाद में जगह जगह पे इसके लिए डैम बना दिए गए थे ताकि इन समस्याओं का समाधान ना करना पड़े, समस्याएं ना आए। इसके बाद लगभग जो कानपुर का जो गंगा बैराज डैम है उसमें लगभग आज 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसका असर लगभग 2 से 3 दिन बाद इलाहाबाद और बनारस में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद अनिल इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए कानपुर में गंगा नदी और पांडू नदी का जल स्तर हर आधे आधे घंटे बीतने के साथ ही बढ़ता जा रहा है, जिससे आम जनता परेशान हो चुकी है, क्योंकि पांडू नदी भले ही छोटी है लेकिन वो शहर के बीचों बीच से होकर गुजरती है। यही वजह है कि पांडू नदी का अगर जल स्तर बढ़ता है तो इसका सीधा असर उद्योग नगरी कानपुर के जो पौष इलाके हैं वहां देखने को मिलेगा। फिलहाल गंगा का जल स्तर बढ़ने से जो कानपुर देहात के इलाके हैं और जो आसपास के गांव है गंगा किनारे बसे, फिलहाल वहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है और लोगों के घरों में धीरे धीरे पानी भी घुसता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन अलर्ट हो चुका है और साथ ही लोगों को रेस्क्यू करते हुए सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है और साथ ही लोगों को फूड पैकेट भी अवेलेबल कराए जा रहे हैं ताकि लोगों को भूख का सामना ना करना पड़े। तो जहां एक तरफ दिल्ली में यमुना तबाही मचाती हुई नजर आ रही है, तो वही उद्योग नगरी कानपुर में गंगा और पांडू नदी लोगों की मुश्किलों को बढ़ाती हुई भी दिखाई दी है। तो देखिए जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है और ये सारी जो तस्वीरें हैं ये पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश की वजह से देखने को मिल रही हैं और साफ तौर पर हमारे सहयोगी अनिल ने बताया कि अगर जो गंगा है उसका जल स्तर ऐसे ही बढ़ता रहता है तो आगे आने वाले 2-3 दिन में प्रयागराज यानी कि संगम नगरी में भी गंगा के बढ़ते जल स्तर का असर देखने को मिलेगा, क्योंकि हर आधे आधे घंटे पर जो वाटर लेवल है वो चेक किया जा रहा है कि कितनी खतरे के निशान से फिलहाल नीचे गंगा बह रही है और ऐसे में पानी लगातार डैम से छोड़े जा रहे हैं। तो अनिल ने साफ तौर पर यह भी जिक्र किया कि अगर इसी तरीके से डैम से पानी लगातार छोड़ा जाता है तो आगे आने वाले कुछ दिन प्रयागराज यानी कि संगम नगरी के लिए भी बहुत भारी साबित हो जाएंगे, क्योंकि आसपास के जो गांव है प्रयागराज के वहां पर भी जलभराव की स्थिति पैदा हो जाएगी, लोगों के घरों में पानी घुसने लगेगा। तो देखिए आगरा से जीशान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए जीशान, जहां एक तरफ यमुना दिल्ली में तो तबाही मचा रही है, लेकिन अब ताजनगरी आगरा में भी जैसे जैसे यमुना का जल स्तर बढ़ता जा रहा है तबाही मचाने को तैयार हो चुकी है यमुना आगरा में। मौजूदा स्थिति की अगर बात करें जीशान, तो क्या है ग्राउंड स्तर पर किस तरीके से तैयारियां फिलहाल आप देख पा रहे हैं?
देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ग्राउंड स्तर पर दिखा दूं आपको। इस वक्त हम मौजूद है आगरा के मेहताब बाग, जो ताजमहल के सामने पड़ता है। आप साफ तौर से देख सकते हैं यहाँ पर यमुना अपने पूरे उफान पर है। कह सकते हैं कि यमुना ने अपना रुद्र रूप दिखा दिया है। सामने जो दुनिया की खूबसूरत इमारत ताजमहल है, ताजमहल की बाउंड्री से बिल्कुल बराबर में पानी चल रहा है। कहीं ना कहीं ताजमहल की खूबसूरती में चार चांद तो लग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आगरा के लोगों के लिए ये डरा। यहाँ पर जो आगरा में दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम वाटर लेवल की आज की अगर बात करें तो आज 499 फुट की गंगा यमुना नदी बह रही है। वहीं अगर हम बात करें डेंजरस लेवल की, खतरे के निशान की, तो यहाँ पर 508 लेवल बताया गया है, लेकिन 499 लेवल से यमुना यहाँ पर बह रही है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एक चौकी जो बनी थी, हालांकि चौकी का भी यहाँ से पलायन कर दिया गया है और आगरा में एनडीआरएफ की टीमों का गठन किया गया है। मेहताब बाग हो, दशहरा घाट हो या फिर कैलाश मंदिर हो, कल रात को भी ये देखा गया था। कैलाश मंदिर जो आगरा का प्राचीन मंदिर है, वहां भी पानी कह सकते हैं कि पूरा जो आसपास के गांव हैं, क्षेत्र हैं, पूरे जलमग्न हो गए थे। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं आगरा में पानी अपना कहर बरपा रहा है। कुछ यहाँ के जो मेहताब बाग है, इस मंदिर परिसर हमारे साथ है, बाबा है, इनसे बात करें कितने साल का रिकॉर्ड ये यहाँ टूटा है और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों का जो आगमन है उसको भी बंद कर दिया गया है। यहाँ पर एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की ओर से टीमें गठित की गई हैं। जो आसपास के निचले क्षेत्र हैं वहाँ पर पानी का जलभराव देखा जा रहा है। हमारे साथ में भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश साहब है। भाई साहब, आज यहाँ पर मेहताब बाग की ओर अगर बात करें तो पूरे मेहताब बाग में ताजमहल के सामने का पोजीशन है, पूरा भर चुका है, जलमग्न है। जो आसपास के निचले इलाके हैं वो भी जलमग्न हो गए हैं। तो कितनी साल बाद आपने ये पानी का इतना जलभराव देखा है? सर मेरे समय में तो दूसरी बार आया है। एक बार 1978 में आया था, जब से अब आया था। जो निचले इलाके हैं, क्षेत्रों में जिला प्रशासन की ओर से किस तरीके से मदद दी जा रही है और क्या स्थिति है? अभी तो कोई मदद नहीं, यहाँ पे किसी तरह की मदद नहीं है, लेकिन बताते हैं। मैं तो छोटा था बहुत पहले, 10 या 11 साल का था, तो खास ध्यान नहीं है। अभी की बात करें तो अभी एनडीआरएफ की टीमें भी यहाँ पर गठित हैं और जिला प्रशासन ने अलर्ट भी कर दिया है। तो किस तरीके से देखा जा रहा है, किस तरीके से मदद है यहाँ पर, किस तरीके से रेस्क्यू वगैरह, कुछ लोगों के सामान भी बह गए हैं? मैंने कोई मदद नहीं है, किसी कोई मदद नहीं है। अभी स्तर पानी का खतरे से नीचे ही है, खतरे से ऊपर नहीं है। इस वजह से कोई मदद नहीं हो सकता है। ऊपर हुआ तो सरकारी तरफ से कुछ मदद नहीं मिलेगी ग्रामीणों को। देखिए, लोगों का साफ तौर से कहना है जो खतरे का निशान है उस लेवल पर पानी नहीं बह रहा है। जो 499 फुट से जब यमुना नदी बह रही है, कहीं ना कहीं खतरे के निशान से अभी 9 फुट बाकी है। लेकिन जो आसपास के निचले इलाके हैं, निचले क्षेत्र हैं, जो तटवर्ती इलाके हैं, वहां पर अलर्ट किया गया है। और जो निचले इलाकों में जो रह रहे निवासियों का सामान भी अक्सर बह गया है। लेकिन आगरा जिला प्रशासन की बात करें, एनडीआरएफ भी यहाँ पर तैनात। आगरा जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल निचले इलाकों का लगातार भ्रमण कर रहे हैं और लोगों को अलर्ट भी कर रहे हैं। जी ठीक है, धन्यवाद जीशान इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।